जय हिंद फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरीवन इज फाइन। आज हम बात करने वाले हैं टाइम और टेंस की। हमें ये जानना है कि टाइम और टेंस में क्या फ़र्क है, और ये फ़र्क आपको क्लियर महसूस होगा। आप मेरे साथ सीखेंगे कि टाइम और टेंस में क्या फ़र्क है। देखिए, टाइम जो होता है वो यूनिवर्सल कंसेप्ट है। टाइम जो है ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है, और ये टेंस है ये ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। तो टाइम क्या है? यूनिवर्सल कंसेप्ट है। यूनिवर्सल कंसेप्ट। ओके। और जहां तक टेंस की बात आती है तो टेंस जो है ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। ये ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, इसमें ग्रामर के रूल्स अप्लाई होते हैं। ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। टाइम तो कुछ भी हो सकता है, महीनों में, दिनों में, डेज में, कुछ भी हो सकता है। वीक्स में हो सकता है, मंथ महीनों में हो सकता है, वीक्स में हो सकता है, डेज में हो सकता है, ईयर में हो सकता है, और आवर्स में हो सकता है, सेकंड्स में हो सकता है। ये टाइम हो सकता है, यूनिवर्सल कंसेप्ट है। लेकिन जहां तक टेंस की बात आती है, वहां वर्ब जो है, वर्ब के फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये ग्रामेटिकल इशू है, यहाँ पर वर्ब के फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। वर्ब के फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। अब वो फ्यूचर में करना है, पास्ट में करना है या प्रेजेंट में करना है, वो अलग कंसेप्ट है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे टेंस के बारे में। मेन चीज है, ग्रामेटिकल कंसेप्ट है हमारा टेंस। तो टेंस जो है कितने टाइप के होते हैं? मेनली तीन टाइप के टेंस होते हैं। नंबर वन प्रेजेंट टेंस, जिसको हम बोलते हैं वर्तमान काल, ठीक है। दूसरा दूसरा पास्ट टेंस है, जिसको हम बोलते हैं भूतकाल, बीता हुआ समय। और नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब फ्यूचर टेंस क्या है? भविष्य काल, जो भविष्य में होने वाली चीजों को बताता है, भविष्य काल। ये बेसिक कंसेप्ट है। वैसे तो बहुत से लोग जानते होंगे, और जो बेसिक्स वाले हैं, जो बेसिक से इसको सीखेंगे, शुरू से सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। उनको समझने में आसानी होगी। तो अगर आप बिगिनिंग से सीख रहे हैं तो बिगिनिंग से आपको सीखने में बहुत आसानी होने वाली है। अब देखिए, हर टेंस में कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम इसको लेते हैं, प्रेजेंट टेंस को। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस ये हो गया प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। या इसको इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो नंबर वन आपका हो गया इंडेफिनिट टेंस। दूसरे नंबर पे हो गया कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा होगा परफेक्ट टेंस। इसको एक एक को समझना है, आपको गहराई से समझना, अच्छे से समझेंगे, फिर आपको कहीं मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। परफेक्ट टेंस हो गया। नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है।
ये टेंस अगर आपने समझ लिए, सबकी फॉर्म समझ लिए, तो आपको इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। टेंस के, स्पेशली टेंस के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम वन बाई वन लेते हैं इनको। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, या सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट भी बोलते हैं। इसमें मेन चीज क्या होती है कि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब है वो प्रेजेंट फॉर्म में रहती है, जिसमें इज, एम, आर भी हो सकती है और एक्शन वर्ब भी हो सकती है। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब दोनों ही हो सकती है, जो कि प्रेजेंट टेंस में ही होंगी। जैसे इज है, इज, आर, एम, ये जो वर्ब है ये है लिंकिंग वर्ब। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से लिंक करती है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताती हैं, लिंकिंग वर्ब्स। और दूसरा जो है वो एक्शन वर्ब होता है। और एक्शन वर्ब में कैसे, गो, वर्क, रीड, जहां पे कुछ एक्शन होता है। ठीक है, ये सब हैं एक्शन वर्ब्स। इन वर्ब्स में कुछ न कुछ एक्शन होता है। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट का यूज कहां कहां होता है वो मैं आपको बताता हूं कि किस जगह होता है। एक तो आपको ये जानना चाहिए कि ये जो सिंपल प्रेजेंट है या जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इन केसेस में एक तो जहां हैबिचुअल बात हो जाती है, कुछ हैबिट है, रेगुलर हैबिट है या नियम है, वहां लागू होता है। जैसे इसमें देखिए, स्पेशली जब हिंदी में आप बात करेंगे, हिंदी में इसका अर्थ निकालेंगे तो ये इसमें होगा ता है, ती है, ते हैं, आदि आते हैं। ठीक है, ये चीजें आती हैं हिंदी में अगर लिखेंगे तो। अब इसको ऐसे सेंटेंसेस कहां कहां प्रयोग होते हैं वो मैं आपको और बताने वाला हूं। कंसेप्ट आप सीखें, उसको क्लियरली समझें। तो एक तो होता है जहां पर हैबिट की बात आती है, रेगुलर, रेगुलर कोई चीज होती है, हैबिट होती है। ठीक है, ऐसी जगह पर हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और या फिर एक्शन कोई रिपीट होता है, या फिर कोई एक्शन को हम रिपीट करते हैं, रिपीटेड एक्शन होगा, तो वहां पे भी इसका प्रयोग होगा। रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शन होगा, वहां पर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। रिपीटेड एक्शन, अगर कोई एक्शन बार बार रिपीट होता है। जैसे यहां एक सेंटेंस लिखा, माई फादर goes for a walk every day। goes for a walk every day, मेरे फादर रोज घूमने जाते हैं, सैर करने जाते हैं। तो एवरीडे है, ये रेगुलर है। गोज, यहां गोज का मतलब है वो ये काम रिपीटेडली हो रहा है, रेगुलर हो रहा है। इसका अर्थ क्या होगा, मेरे फादर रोजाना प्रतिदिन सैर करने जाते हैं। आपने एक चीज इसमें नोट की होगी कि वर्ब गो है, गो जो वर्ब है इसमें ई एस लिखा हुआ है।
तो ऐसे केसेस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, एक वचन, तो फादर एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब में हम एस या ई एस जोड़ देते हैं, ठीक है। इसलिए हमने गो में ई एस जोड़ दिया है। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं इसमें, शी वर्क्स 8 hours डेली। वह 8 घंटे रोज काम करती है। शी वर्क्स 8 hours डेली। यहां आप देखेंगे वर्क जो वर्ब है, वर्क में वर्ब है आपकी वर्क, ठीक है। इसमें हमने एस जोड़ा हुआ है। एस इसलिए जोड़ा हुआ है कि इसमें सब्जेक्ट शी जो है एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर का यूज होगा तो वहां पर वर्ब में हम एस या ई एस का को ऐड कर देंगे, एस या ई एस को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर इसके साथ ही साथ अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा या फिर आई यू वी होगा, ऐसे केसेस में भी वहां पर वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, या सब्जेक्ट बहुवचन होगा। तो यहां यह जानना जरूरी है कि एस का प्रयोग किस समय करना है। इसमें वर्ब में एस जोड़ेंगे, कब जोड़ेंगे? वर्ब प्लस एस कब होगा, किस कंडीशन में होगा? एस ऑब्लिक ई एस ये किस कंडीशन में होगा, ये आपका जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, जिससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट यहां क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर, सिंगुलर या एक वचन, सब्जेक्ट होगा तब, होने पर, ठीक है। एस या ई एस कब लगेगा, जब सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। बाकी दूसरे केसेस में नहीं लगेगा। और बाकी केसेस में क्या होगा, और कंडीशंस में, जब वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में रखना है, वर्ब इन ओरिजिनल फॉर्म, जब ओरिजिनल फॉर्म में वर्ब रहेगी, इन ओरिजिनल, वर्ब को ओरिजिनल फॉर्म में रखना है, वो कब रखना है, जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल यानी बहुवचन होगा, बहुवचन सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो वर्ब को ओरिजिनल फॉर्म में रखना होता है कब, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है, या फिर आई यू और वी या फिर दे, आई यू वी और दे, इस कंडीशंस में भी वर्ब ओरिजिनल फॉर्म में रहेगी। एग्जाम्पल आप इसका देख सकते हैं, मैं यहां आपको सिखा देता हूं। देखिए यहां पे ये एग्जाम्पल है, दे प्ले दे प्ले क्रिकेट डेली। यहां आपने देखा हुआ वर्ब ओरिजिनल फॉर्म में है, यहां प्ले लिखा हुआ है, इसमें कोई हमने एस या ई एस ऐड नहीं किया है, इसमें एस या ई एस ऐड नहीं किया, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल में है, दे बहुवचन है। आगे समझ में, एक और एग्जांपल देखिए इसमें, आई
लिव इन आगरा, आई लिव इन आगरा। लिव वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म में है और ओरिजिनल फॉर्म में है ये, इसमें भी हमने एस या एस ऐड नहीं किया। एग्जांपल्स हैं ये, एग्जांपल्स, ठीक है, इसके उदाहरण है ये। अब यही अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर होने की कंडीशन में एस या एस यहां लगेगा, जैसे लगाया गया है, ठीक है। एक दो एग्जांपल और दे देते हैं कि वर्क्स विद मी, वह मेरे साथ काम करता है। अब यहां ही आ गया, एक वचन है, सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो फिर एस लगा दिया मैंने। हो गया क्लियर? तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ये ऐसे केसेस में होता है जहां पर सेंटेंसेस एफर्मेटिव होते हैं, सकारात्मक वाक्य होते हैं, ऐसे केसेस में ये होता है। लेकिन अगर सेंटेंसेस, दूसरी कंडीशन आती है सेंटेंसेस की, तो फिर कैसे करेंगे वो आप जान लें अच्छी तरह से। अब हम बात करेंगे कि अगर ये सेंटेंसेस, अगर ये वाक्य मान लीजिए नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एक बार अच्छी तरह से समझ लो, फिर आप भूलोगे नहीं, ठीक है ना। आई होप आपने नोट कर लिया होगा ये सब। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेंगे नेगेटिव सेंस में, नकारात्मक रूप में लेंगे। तो उसमें अगर हम सेंटेंस लिखने वाले हैं, उसमें डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है, कैसे करना है, वो अभी आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए, अभी तक आपने जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस समझे थे, किसके थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, इसको कुछ लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक। अब आप देखिए इसमें और उसमें क्या फर्क है। सिंपल प्रेजेंट, तो अभी आपने एफर्मेटिव सेंटेंस सीखे, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात जब करेंगे तो उसको कैसे बनाते हैं। देखिए, मैं सिंपल आसान तरीके से बता देता हूं। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस डू नॉट या डज नॉट, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो अदर वर्ड्स हैं वो आ जाएंगे, कुछ भी है ना। तो ये है, ये कंसेप्ट आपको करना है। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि डू नॉट कहां लगेगा, डू नॉट का प्रयोग कहां होता है और डज नॉट का प्रयोग कहां होता है। डज नॉट का प्रयोग सबसे पहले होगा, डज का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट, यहां पे डज का प्रयोग होगा, ठीक है। और डू का प्रयोग कहां होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू का प्रयोग होगा, और कहां कहां होगा? आई, यू, वी, दे, इस कंडीशंस में भी डू का प्रयोग होगा, और नॉट तो फिर आना ही आना है। अब भी देखिए एग्जाम्पल के लिए, सेंटेंस सेंटेंस है,
सुनीता डज नॉट लर्न म्यूजिक। सुनीता डज नॉट लर्न म्यूजिक। यहां आपने नोट किया होगा कि डज जो है, यहां इस सेंटेंस में डज का प्रयोग इसलिए हुआ है कि सुनीता एक वचन है। ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सुनीता है सिंगुलर, एक वचन है, इसलिए यहां डज का प्रयोग हुआ। अगर ये प्लूरल होता तो डू का प्रयोग होता। ठीक है। सुनीता डज नॉट लर्न म्यूजिक। और एग्जाम्पल हैं इसके, और बता देते हैं। ऐसे ही है, ही डज नॉट वर्क इन दिस ऑफिस। वह इस ऑफिस में कार्य नहीं करता है। ही डज नॉट वर्क इन दिस ऑफिस। जब डज नॉट लग गया, डज नॉट इसलिए लगा यहां पे, डज क्योंकि ही एक वचन है। और जब डू और डज का प्रयोग होता है तो वर्ब में कोई एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं रहती। ये बहुत नोट करने वाली बात है, इसको नोट कर लें कि यदि, नियम है ये, यदि डू या डज का प्रयोग हुआ है, डू या डज का यूज किया जाता है तो क्या होता है? वर्ब में एस या ई एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। एस या ई एस जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। ये आप नोट कर लेंगे, आपके बहुत काम आएगा। नहीं होगी या होती है। ठीक है। आपने देखा होगा जब डज लग गया तो वर्ब, ये जो वर्ब है इसमें हमने एस या एस नहीं लगाया। ऐसे ही डज का प्रयोग यहां हो गया तो लर्न जो वर्ब है इसमें भी हमने एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया। ठीक है। अब आते हैं हम इंटेरोगेटिव पे। अगर हमें इसी के सेंटेंस में इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इस कंडीशन में सबसे पहले तो हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज का प्रयोग होगा। डू या डज आएगा सबसे पहले, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब। ठीक है। अगर नॉट है, अगर सपोज इसमें नॉट का भी प्रयोग किया गया तो फिर नॉट का प्रयोग बीच में वर्ब से पहले आ जाता है। फिर ऑब्जेक्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है ना। बाकी अदर वर्ड्स जो लिखेंगे लिख देंगे। अब इसमें देखिए आप, दो तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक तो सेंटेंस वो होते हैं जो सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू या डज से स्टार्ट होते हैं, जिनमें हिंदी में क्या शब्द आता है। मैं और आपको समझा देता हूं। क्या सूरज बाजार जाता है? क्या सूरज बाजार जाता है? अब ये जो सेंटेंस है ये क्या से शुरू हुआ? क्या बिगिनिंग में ही इससे क्या आ गया है? क्या शब्द है ये? शुरुआत में ही आ गया है, तो इसको हम क्या करेंगे? डू या डज से करेंगे। तो डज कहाँ प्रयोग होता है? जब सब्जेक्ट एक वचन होता है। तो यहाँ पे एक वचन सब्जेक्ट है, सूरज किसी का नाम है, तो यहां आ जाएगा डज सूरज गो। इसके बाद वो गो आ जाएगी। देखिए डज आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया सूरज, फिर वर्ब आ जाएगी गो। गो
गो के बाद टू अवश्य आता है, ठीक है, गो टू मार्केट, और इसके बाद इंटेरोगेटिव साइन लगाना न भूलें, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलिए। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जिसमें आपको और समझ में आएगा और क्लियर हो जाएगा। क्या तुम इस घर में रहते हो? क्या तुम इस घर में रहते हो? यहां तुम आ गया है ना, यू यू का प्रयोग है तो यू के साथ तो डू आएगा फिर, है ना। तो यहां हम डू का प्रयोग करेंगे, डज की जगह डू का प्रयोग करेंगे। डू यू लिव इन दिस हाउस? डू यू लिव इन दिस हाउस? क्या आप इस घर में रहते हो? डू यू लिव इन दिस हाउस? अब आप देखिए डू का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ यू जो है सब्जेक्ट है, यू के साथ में डू का प्रयोग हुआ है, ठीक। अब इंटेरोगेटिव में ही कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, सेंटेंस के बीच में आएगा। आइए देखते हैं। आप नाश्ते में क्या लेते हो? क्या लेते हैं, ठीक है। आप नाश्ते में क्या लेते हैं? अब क्या शब्द जो है ये यहां पे शुरू में आ रहा था इन सेंटेंस में, लेकिन ये बिगिनिंग में ना आके बीच में आ रहा है, इन द मिडल ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के बीच में ये वर्ड आ रहा है क्या। इसके लिए हमें फिर वॉट लगानी पड़ेगी, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा। वो कैसे? वॉट, ये आ गया प्रश्नवाचक शब्द आ गया, उसके बाद आ जाएगा सहायक क्रिया डू। व्हाट डू यू, व्हाट डू टेक इन ब्रेकफास्ट? व्हाट डू टेक इन, डू यू भी आएगा यहाँ पे। व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट? व्हाट यू टेक इन ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट में नाश्ते में क्या लेते हैं? हो रहा है क्लियर? आप नाश्ते में क्या लेते हैं? व्हाट डू यू, डू आ गया, यू है तो डू आ जाएगा, और इससे पहले क्या जो बीच में आया प्रश्न वाचक शब्द आया है, इसकी इंग्लिश बाकायदा लिखी जाएगी व्हाट। व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट। लेकिन यही क्या अगर शुरू में आ जाता तो फिर ये व्हाट ना आके इसका प्रयोग नहीं होता, ओनली सहायक क्रिया होती। आ गई समझ में? ये क्लियर हो गया? चलिए एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूं। आजकल रमेश कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? आजकल रमेश कहाँ रहता है? तो सब्जेक्ट रमेश हो गया इसमें, और पूछा है कहाँ, तो कहाँ की अंग्रेजी ये प्रश्नवाचक शब्द है, ये बीच में आया है, इसलिए इसकी इंग्लिश लिखा जाएगा वेयर। वेयर डज रमेश लिव? रमेश कहाँ रहता है? वेयर डज रमेश लिव? आजकल रमेश कहाँ रहता है? वेयर डज रमेश लिव? तो वेयर शुरू में आ गया, उसके बाद सहायक क्रिया डज आ गई। डज क्यों आया है? क्योंकि रमेश एक वचन है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज का प्रयोग हुआ है। उम्मीद है ये आपको लेसन समझ में आया होगा, और आप इसको अभ्यास कीजिए, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इंग्लिश लैंग्वेज आपकी इंप्रूव होगी, और आप
ट्रांसलेशन, टेंसेस को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। तो अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों को, भाई बहनों को, जिसको चाहें कि वो भी सीखें आपके साथ साथ। तो आप चाहेंगे कि हम सीख रहे हैं, दूसरे लोग भी सीखें, तो आपको शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों को भी शेयर कर सकते हो। और अगर आप नए चैनल में हैं तो इसको फिर पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगली क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।